नई अकाडमी पे आपका हार्दिक स्वागत हमेशा रहता है, हमेशा रहेगा आपको। चलिए आज शुरू करने जा रहे हैं हम एनसीईआरटी का अध्याय 5 रसायन विज्ञान का मतलब केमिस्ट्री का। और अध्याय जो 5 है उसमें अम्ल क्षार के बारे में आज हम पढ़ेंगे। पहला सवाल है कि पीएच मान तो सुने होंगे, पीएच मान बहुत बार पढ़े हैं। पीएच मान क्या दर्शाता है? तो यही पीएच मान दर्शाएगा जो कि अम्लीय या क्षारीय होने का मूल्यांक दर्शाएगा। किसी भी घोल में अगर हो तो अम्लीय और क्षारीय के रूप में ही दर्शाएगा। अब पीएच मान की बात करते हैं तो पीएच मान क्या है? एक पैमाना है, एक स्केल है, आप जानते हैं। तो पीएच एक क्या है? पैमाना है, स्केल है, जिससे किसी विलयन या पदार्थ की अम्लीयता तथा क्षारीयता का स्तर दर्शाया जाता है। तो किसी भी घुलनशील चीज को या विलयन को या पदार्थ की अम्लीयता को कहिए या क्षारीयता को कहिए, स्तर को दर्शाता हो, उसके रूप को दर्शाता हो, उसके महत्व को दर्शाता हो, वही पीएच मान है। पीएच पैमाने पर मूल्यांकों का मान जो है 0 से 14 के मध्य होता है, मतलब 14 के मध्य होता है। ठीक है, क्लियर हो गए? तो आपसे अगर पीएच पैमाने का मूल्यांक पूछेगा तो कितना बताइएगा? 0 से 14 तक बताइएगा, जरूर बताइएगा, अवश्य बताइएगा। ठीक है। और चलिए ऐसे विलयन जो हैं जिनका पीएच मान जो है 7 से कम होता है, तो जैसे ही पीएच मान आपसे पूछेगा और 7 से कम बोलेगा, ठीक है, तो समझ जाइएगा अम्लीय है। ठीक है, अम्लीय है। आपको अगर जिनका पीएच मान 7 से अधिक है, मतलब जिनका पीएच मान 7 से अधिक है, तो क्या बोलिएगा? क्षारीय बता दिएगा। अधिक होगा तो क्षारीय होगा, कम होगा तो अम्लीय तो होगा। अगर मान लीजिए उदासीन विलयन का पीएच मान जो है 7 होता है, क्योंकि ये ना माइनस में होगा ना प्लस में होगा, मतलब ना अधिक होगा ना कम होगा, और नहीं तो बराबर जो होगा 7 वो हमारा उदासीन होगा। अब बात करते हैं शुद्ध जल का। तो शुद्ध जल जो है उदासीन विलयन का उत्तम उदाहरण है। क्या है? उत्तम उदाहरण माना जाता है। ये हम समझ गए। सोरेन सेन, ठीक है, सोरेन सेन ने जो है पीएच पैमाने की खोज वर्ष 1900 कब किए थे? 9 में किए थे। तो आपसे पूछा जाएगा कि 1909 में जो खोज किया गया वो करने वाले कौन थे? तो सोरे अलग कर दीजिए, चाहे सोरेन कर दीजिए, सोरेन सेन कर दीजिए। दूसरा क्वेश्चन है कि एक विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, तो विलयन का पीएच मान है। तो मान लीजिए एक विलयन जो है लाल लिटमस को नीला कर देता है, तो मिलियन का पीएच मान कितना होगा? उसका पीएच मान कितना होगा यह स्पष्ट पूछ रहा है। तो उपरोक्त में से कोई नहीं होगा। अब इसमें लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसमें पीएच मान का कोई तो महत्व ऐसा दिखता नहीं है। क्यों नहीं दिखता है हम बताते हैं, क्योंकि ऑप्शन में है ही नहीं, क्योंकि इससे कम है ये सब। ठीक है, इससे कम माना गया है। तो यहाँ पे तो आपको सिर्फ 5 दिख रहा है, 6.5 दिख रहा है, 7 दिख रहा है। यहाँ पे 4 अगर होता तो मैं मान लेता, है ना। चलिए अब जानकारी लेते हैं क्या सही है क्या गलत है। लिटमस जो है मूल रूप से बैगनी का या बैगनी रंग का या पर्पल रंग का एक रंजक है, जो क्या होता है, जो प्राकृतिक रूप से लाइकेन नामक वनस्पति से प्राप्त किया जाता है। तो लिटमस क्या है? मूल रूप से क्या है? बैगनी पर्पल रंग का एक रंजक है। मतलब लाल लिटमस जो हम जानते हैं ना, वो रियल में पर्पल रंग का एक रंजक है, और जो कि प्राकृतिक रूप से ये पाया जाता है। प्राकृतिक रूप से कैसे? तो लाइकेन नामक वनस्पति से प्राप्त होता है लिटमस, है ना। यह प्रयोगशाला में अम्लों तथा क्षारकों, अम्लीय या क्षारीय, के परीक्षण के लिए लाल तथा नीले लिटमस विलयन जो है, अथवा लिटमस पत्र कहिए, पेपर कर सकते हैं, के रूप में प्रयोग किया जाता है। अब समझ गए होंगे कि अम्लीय हो मतलब अम्लों के रूप में तथा क्षारों के रूप में। अगर इसका परीक्षण के लिए अगर किया जाए तो लाल तथा नीले लिटमस विलयन का प्रयोग करते हैं, या इसे लाल लिटमस बोलिए या नीले लिटमस पत्र बोलिए, के रूप में हम क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं, या इसे हम प्रयोग करते रहते हैं या प्रयोग किया जाता है। आप किसी भी शब्द में ले सकते हैं, बस इतना ध्यान रखना है कि लिटमस पत्र के रूप में ही प्रयोग किया जाएगा, है ना। अब लिटमस पत्र की बात हो रही है तो 4.5 क्या है? 4.5 से कम पीएच मान पर जो है
तथा 8.3 से अधिक पीएच मान पर रंग परिवर्तन करता है। तो देखिए 4.5 हो गया आपका पीएच मान और 8.3 पीएच मान, ये अगर है मतलब 8.3 मतलब 3 से अधिक भी हो सकता है और 4.5 से कम भी हो सकता है। तो इसका पीएच मान का रंग जो है परिवर्तन करता है, ये आप समझ गए। और अगर हम बात करें तो अम्लीय विलयन नीले लिटमस को लाल रंग में परिवर्तित कर देता है। तो अम्लीय विलयन जो है नीले लिटमस को लाल रंग में परिवर्तित कर देता है, अर्थात 4.5 से कम पीएच मान प्रदर्शित करता है। तो जैसे ही नीले लिटमस को लाल रंग में परिवर्तित करेगा, समझ जाइएगा कि पीएच मान इसका जो है कम होगा, 4.5 से कम होगा। इसके विपरीत अगर चलते हैं तो क्षारीय की ओर चलते हैं, क्योंकि ये तो अम्लीय रूप में हमको प्रदर्शित हो गया, 7 से कम है ना, आप जानते हैं। तो क्षारीय विलयन लाल लिटमस को नीले रंग में परिवर्तित कर देता है। अब कर देता है मतलब अर्थात 8.3 से अधिक इसका पीएच मान प्रदर्शित करता है। कोई दिक्कत नहीं ना, मतलब नीले लिटमस को लाल रंग में अगर परिवर्तित करना है तो उसका पीएच मान 4.5 से कम को प्रदर्शित करेगा। तो समझ जाइएगा कि नीले से लाल हो गया। अगर क्षारीय विलयन है तो समझ जाइए कि लाल से नीला रंग में परिवर्तित हो जाएगा, और लाल से नीला होना मतलब कि इसका क्षारीय रूप है, 8.3 से अधिक पीएच मान होगा तभी क्षारीय रूप होगा, नहीं तो वो अम्लीय रूप में हो जाएगा। देखिए तीसरा प्रश्न क्या है, हम स्पष्ट कर देते हैं। तीसरा प्रश्न है कि किस अम्ल में ऑक्सीजन नहीं पाई जाती है। तो किस अम्ल में ऑक्सीजन नहीं पाई जाती है, तो ये पाई जाती है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में नहीं पाई जाती है। किसमें? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में नहीं पाई जाती है। तो देखिए आंसर के हिसाब से अम्ल में जो ऑक्सीजन नहीं पाई जाती है वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल नहीं पाई जाती है। अब दोनों पाया जाएगा लेकिन हाइड्रोक्लोरिक नहीं है। अब चलते हैं जानते हैं इसका डिटेल हम जानेंगे। तो आगे तो ये समझ जाइए कि इसका हमको सब चीज़ याद करना पड़ेगा। कैसे? तो देखिए नाइट्रिक अम्ल की अगर बात करें इसे शॉर्ट में क्या बोलिएगा, HNO3 बोलिएगा। सल्फ्यूरिक अम्ल को क्या बोलिएगा, H2SO4 बोलिएगा। सल्फ्यूरिक अम्ल का आप तो सूत्र जानते ही हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का अगर सूत्र हो तो HCl होगा, है ना, बहुत अच्छे से जानते हैं। हाइड्रो माने H और Cl कर दीजिए, क्लोरिक हो गया, हाइड्रोक्लोरिक हो गया। और सल्फ्यूरिक का भी H2SO4, SO4 माने सल्फ्यूरिक, H2 तो लगेगा। नाइट्रिक अम्ल में भी H लगेगा और नाइट्रिक का NO3 लगा दीजिए तो HNO3 हो जाएगा। अब HNO3 है मतलब हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये तीनों हो गया ना। H से हाइड्रोजन, N से नाइट्रोजन, O से ऑक्सीजन, ये तीनों हो गए और तीनों मिलकर क्या हो गया, नाइट्रिक अम्ल हो गए। सल्फ्यूरिक अम्ल क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल में H दिख रहा होता है हाइड्रोजन हो गया, H देख रहे होंगे सल्फर हो गया और O है तो मतलब ऑक्सीजन हो गया। ये तीनों मिलकर क्या बन गए, सल्फ्यूरिक अम्ल हो गए। हाइड्रोक्लोरिक में भी आपको HCl मतलब हाइड्रोजन और क्लोरीन ही सिर्फ है, ठीक है। तो हाइड्रोजन और क्लोरिक अम्ल में HCl मतलब हाइड्रोजन, H से हाइड्रोजन और Cl से क्लोरीन। तो किस अम्ल में जो है ऑक्सीजन नहीं पाई जाती है, तो हम बताएंगे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में। क्यों नहीं पाई जाती है? क्योंकि HCl है ना, इसमें तो O का मात्रा तो है ही नहीं, ऑक्सीजन तो है ही नहीं, और ये दोनों में ऑक्सीजन है। तो समझ गए होंगे। चलिए कोई दिक्कत? चौथे प्रश्न की अगर हम बात करते हैं तो चौथा प्रश्न सुनिए। स्वर्ण कारकों द्वारा प्रयोग किया गया या प्रयोग किया जाने वाला क्या है, एक्वा रेजिया। क्या है? एक्वा रेजिया निम्नलिखित को मिलाकर बनाया जाता है। तो स्वर्ण कारकों द्वारा प्रयोग किया जाने वाला एक्वा रेजिया निम्नलिखित को मिलाकर बनाया जाता है, तो वो है ऑप्शन नंबर बी, नाइट्रिक अम्ल तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, तो नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, मतलब नाइट्रिक अम्ल का तो हम पढ़े थे, क्या पढ़े थे, NHO3, और एक पढ़े थे हाइड्रोक्लोरिक का HCl। तो ये दोनों को मिलाकर बनाया जाता है। अब चलिए इसके बारे में हम थोड़ा जानकारी लेते हैं। तो देखिए अम्लराज कहिए अथवा एक्वा रेजिया कहिए, नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जो है 1:3 मतलब 1:3 के अनुपात में मिश्रण है। तो 1:3 के अनुपात में मिश्रण है, मतलब एक आपका नाइट्रिक अम्ल और आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल 3 बताइएगा।
नाइट्रिक अम्ल का सूत्र तो जान गए, HNO3 बताइएगा। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र पूछे तो HCl बता दीजिएगा। HCl में क्या है, ऑक्सीजन की मात्रा नहीं है, और नाइट्रिक अम्ल में ऑक्सीजन लगा हुआ है, क्योंकि H से हाइड्रोजन, N से नाइट्रोजन, O से ऑक्सीजन, ये तीनों हैं। अब बात करते हैं कि यह जो है एक पीले नारंगी रंग का द्रव है। तो एक्वा रेजिया जो है या अम्लराज जो बोलते हैं, वो एक पीले नारंगी रंग का द्रव होता है, पानी जैसा होता है, द्रव जैसा होता है, जिसमें से धुआं निकलता है। क्या निकलता है, धुआं निकलता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना, धुआं निकलता है। स्वर्णकारकों द्वारा आभूषण निर्माण की प्रक्रिया में एक्वा रेजिया का प्रयोग किया जाता है। तो अगर स्वर्णकारकों जो स्वर्ण जो बनाते हैं, जो स्वर्णकारक मिस्त्री कहिए, स्वर्ण बनाने वाले मिस्त्री कहिए, द्वारा जो आभूषण निर्माण होता है स्वर्ण द्वारा, उस प्रक्रिया में जो है एक्वा रेजिया का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, एक्वा रेजिया का प्रयोग करते हैं। तो सवाल आपसे क्या बनेगा एनटीपीसी में या बिहार एसएससी में या बीपीएससी में, कि आभूषण बनाने के निर्माण में स्वर्ण का जो आभूषण बनाया जाता है उसमें किसका प्रयोग किया जाता है, तो एक्वा रेजिया का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इसमें सोना, चांदी, प्लेटिनियम जैसे नोबेल धातु को भी गलाने की क्षमता होती है। तो अब सोना, चांदी, प्लेटिनियम ऐसे चीज़ों को, धातुओं को गला सकता है, तो कौन गला सकता है, तो एक्वा रेजिया गला सकता है, क्योंकि इसमें पावर है। चलिए, ये भी क्लियर हो गया आपको। करते हैं पांचवा प्रश्न है कि किस गैस के कारण जो है पाव रोटी या केक फूलकर मुलायम और स्पंजी हो जाते हैं। तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि पाव रोटी जो हम लोग खाते हैं या केक खाते हैं, फूल जाता है, मुलायम हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है और स्पंजी हो जाता है। मतलब मुलायम तो होता ही, आप देखते हैं बहुत आसानी से टूट भी जाता है, अच्छे से खाते भी हैं, है ना, और चाय में बोलिए तो और जल्दी गल जाते हैं। तो ये बताइए किस गैस के कारण होता है, तो ये हमारा कार्बन डाइऑक्साइड के कारण होता है। किसके कारण, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण होता है, CO2 के कारण होता है ना, यही ना। चलिए अब इसके बारे में हम जानकारी लेते हैं, यही बताएगा हमें। तो पाव रोटी या केक व अन्य ऐसे खाद्य पदार्थों को, यहाँ पे बढ़िया से स्पष्ट कर देता हूँ, बाहरी आवाज़ों को थोड़ा इग्नोर करना होगा क्योंकि सिचुएशन के हिसाब से थोड़ा सा हो जाता है। पाव रोटी या केक व अन्य ऐसे खाद्य पदार्थों को तैयार करने की प्रक्रिया में उसमें बेकिंग पाउडर, क्या है, बेकिंग पाउडर मतलब बेकिंग सोडा और टार्टरिक अम्ल या कार्न स्टार्च का मिश्रण मिलाया जाता है। तो आपसे ऐसे नहीं पूछेगा, आपसे पूछेगा कि पाव रोटी या केक तो खाते होंगे, खाद्य पदार्थ है तो खाएंगे ही। अब खाद्य पदार्थ है तो आपके दिमाग में ये आया होगा कि तैयार करने की कोई ना कोई तो प्रक्रिया होती होगी। तो तैयार करने की प्रक्रिया में उसमें क्या होता है, बेकिंग पाउडर मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है, बेकिंग पाउडर मिलाया जाता है। अब बेकिंग पाउडर ही खाली नहीं, बेकिंग पाउडर मिलाया जाता है मतलब कि उसमें कुछ न कुछ और मिश्रण होगा। जान गए कि बेकिंग सोडा मिलाया जाता है, यह स्पष्ट हम जान गए। देखिए बेकिंग पाउडर में मिलाया जाता है तो बेकिंग पाउडर में खाली बेकिंग तो नहीं होगा, बेकिंग सोडा हम मानते हैं कि है, ठीक है, बेकिंग पाउडर में बेकिंग सोडा तो होगा, लेकिन और भी साथ में होंगे। तो देखिए कार्न स्टार्च भी होगा और एक आप टार्टरिक अम्ल भी आपको मिलाया जाता है। टार्टरिक अम्ल और कार्न स्टार्च का मिश्रण होता है, वही बनता है मिलके बेकिंग पाउडर, और उसी से मिलकर बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है, केक और पाव रोटी बनाया जाता है। ये भी हम समझ गए। जब बेकिंग पाउडर को गर्म किया जाता है या जल में मिलाया जाता है तो बेकिंग सोडा एवं टार्टरिक अम्ल की अभिक्रिया से कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है। इन दोनों की अभिक्रिया होगी, अभिक्रिया जैसे होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो है गैस उत्पन्न होगा। क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होगा। ठीक है, मानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होगा। अब इससे पहले एक सवाल और बनता है कि बेकिंग सोडा को और किस नाम से जानते हैं, तो सोडियम बाइकार्बोनेट के नाम से जानते हैं। तो बेकिंग सोडा को किस नाम से और जानते हैं, तो
उसे हम सोडियम बाइकार्बोनेट के नाम से जानते हैं। अगर इसका सूत्र पूछे कि सोडियम बाइकार्बोनेट का या बेकिंग सोडा का सूत्र बताइए, तो आप बताइएगा Na। सोडियम का शॉर्ट में होता है Na। H तो होगा ही, कार्बोनेट है, बाइकार्बोनेट है, और कार्बोनेट है तो CO3 होगा, CO3 होगा। तो यही हो गया हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट का सूत्र, जो कि बेकिंग सोडा का भी सूत्र है, क्योंकि बेकिंग सोडा को ही सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं। छठा प्रश्न क्या है, सुनिए। एक अज्ञात गैस जल में शीघ्रता से घुल जाती है। ठीक है, एक अज्ञात गैस जल में शीघ्रता से घुल जाती है। गैस युक्त जलीय घोल में लाल लिटमस नीला हो जाता है। यह गैस हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ क्या होता है, सफेद धूम्र भी उत्पन्न करती है। मतलब धूम्र मतलब धुआं, फेम उत्पन्न करती है। यह अज्ञात गैस है। तो कौन सा अज्ञात गैस है, तो वो हमारा अमोनिया है। क्या है, अमोनिया। अमोनिया क्या है, हमारा अज्ञात गैस है। ये क्वेश्चन के हिसाब से आपको ध्यान रखना है। सवाल ही ऐसा पूछा है कि एक अज्ञात गैस जल में शीघ्रता से घुल जाती है, मतलब पानी में घुल जाती है, और गैस युक्त जलीय घोल में लाल लिटमस नीला हो जाता है। अब वही जैसे ही गैस में अगर मिलेगा तो जलीय घोल में जो है लाल लिटमस नीला हो जाएगा, और यह गैस हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ सफ़ेद धूम्र भी उत्पन्न करता है, सफ़ेद धुआं उत्पन्न करता है। यह अज्ञात गैस कौन है, तो हमारा अमोनिया है, क्योंकि हम बहुत बार इससे सवाल बन चुका है। अब ये बात है, तो हम चलिए इसके बारे में हम थोड़ी जानकारी और लेते हैं। अमोनिया जो है NH3 है। क्या है, NH3 है। अमोनिया का अगर पूछे तो आप बताइएगा NH3 बता दीजिएगा। यह एक क्या है, तीक्ष्ण गंध वाली रंगहीन गैस है। बहुत ही तीक्ष्ण गंध है इसका, मतलब बहुत ही कहिए कड़वा, एकदम बहुत ही तीखा कहिए, है ना। तीक्ष्ण गंध वाली रंगहीन गैस है अमोनिया। अमोनिया के जलीय घोल को द्रवित अमोनिया कहा जाता है। अब जलीय घोल है, जल में घुल जाता है तो द्रवित तो हुआ, पानी जैसा ही है, द्रवित घोल है, द्रवित घोल कहा जाता है, जो क्षारीय प्रकृति का होता है। अमोनिया किस प्रकृति का है, किस नेचर में आता है, तो क्षारीय नेचर में आता है। और क्षारीय नेचर में है मतलब 7 से अधिक इसका पीएच मान होगा। ये भी चलिए दिमाग में रखना होगा। इसलिए लाल लिटमस नीला हो जाता है, और इसलिए तो क्षारीय क्या है, हमारा जो है पढ़ते हैं कि 8.3 अगर है तभी, इससे अधिक है तभी तो लाल लिटमस नीला होगा, नहीं तो अगर कम होगा, मान लीजिए 4.5 से कम होता तो अम्लीय होता, अम्लीय होता तो नीला लिटमस लाल होता। लेकिन यहाँ क्षारीय है अमोनिया, इसलिए लाल से नीला हो जाता है ना, समझ गए होंगे। अगर बात करूँ मैं आगे, अमोनिया हाइड्रोजन क्लोराइड, अमोनिया हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करके सफ़ेद धूम्र के रूप में अमोनिया क्लोराइड गैस उत्पन्न करती है। अब यहाँ पे आगे जान लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। तो अमोनिया हाइड्रोजन, अमोनिया जो है आप जानते हैं, अमोनिया का सूत्र है NH3 जानते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन क्लोराइड का सूत्र तो हम जानते हैं HCl जानते हैं, ये हम भी जानते हैं। तो हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ क्या करता है, अभिक्रिया करता है। कौन करता है, अमोनिया करता है। अमोनिया जब अभिक्रिया करेगा NH3 जो है और HCl के साथ जब अभिक्रिया करेगा तो सफ़ेद धूम्र निकलेगा, सफ़ेद धुआं निकलेगा, धूम्र के रूप में होगा। और जैसे ही सफ़ेद धूम्र के रूप में होगा तो ये हाइड्रोजन और क्लोराइड मिलके क्या हो जाएगा, अमोनिया क्लोराइड हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, अमोनिया क्लोराइड हो जाएगा। और जैसे ही अमोनिया क्लोराइड की बात होगी, किसकी बात होगी, अमोनिया क्लोराइड की, तो इसका सूत्र तो हो जाएगा ना, इन दोनों को मिलके क्या हो जाएगा, तो NH3 के जगह पे एक बढ़ जाएगा, 4 हो जाएगा, और Cl लग जाएगा, क्योंकि H तो इसमें भी है, H इसमें भी है, तो एक H इसमें जाएगा तो 4 हो जाएगा, और Cl तो भाई क्लोराइड है ही तो Cl हो जाएगा, तो NH4Cl हो गया। तो ये गैस उत्पन्न करता है, तो अमोनिया क्लोराइड गैस उत्पन्न करता है, जो क्या होता है, जो ठंडी होने पर अमोनिया क्लोराइड के क्रिस्टलों, क्या क्रिस्टलों मतलब ठोस रवेदार संरचना में बदल जाती है, मतलब क्रिस्टलों में बदल जाएगी, परिवर्तित हो जाएगी। 7वां क्वेश्चन क्या है, सुनिए। जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर बना सोडा वाटर क्या होगा। अगर जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित कर रहा है या करने पर बना सोडा वाटर क्या होगा,
तो ये हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा, अम्लीय प्राकृतिक का होता है। क्या होता है? अम्लीय प्राकृतिक का होता है। सोडा वाटर को कार्बोनेटेड वाटर या स्पार्कलिंग वाटर या फिजी वाटर या बबली वाटर कहिए आदि नामों से जाना जाता है। तो आपसे पूछेगा कि सोडा वाटर को किस किस नाम से आप जानते हैं, तो हम बताएंगे हम तो दो ज़्यादा जानते हैं, एक तो बबली वाटर क्योंकि बबली है, दूसरा है कि फिजी वाटर के नाम से जानते हैं, और दो है जो कि हम लोग को जानना है, एक स्पार्कलिंग वाटर के नाम से भी जानते हैं। किसको? सोडा वाटर को। और एक तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि सवाल बनता है, कार्बोनेटेड वाटर के नाम से जानते हैं। तो सोडा वाटर को हम लोग कार्बोनेटेड वाटर, स्पार्कलिंग वाटर, फिजी वाटर और बबली वाटर आदि नाम से हम इसको जानते हैं, इस नाम से हम लोग मानते हैं इसको। यह जो है कौन सोडा वाटर की बात हो रही है जो कि बबली वाटर के नाम से जानते हैं। यह जल से उच्च दबाव में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करके बनाया जाता है। तो ये जो क्या होता है सोडा वाटर को कि जल से उच्च दबाव होता है। जल से क्या होता है? पानी से क्या होता है? उच्च दबाव होता है। उच्च दबाव से क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करके बनाया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड को प्रवाहित किया जाता है तभी बनेगा, ऐसे नहीं बनता है। सोडा वाटर अगर समानता देखें, सोडा वाटर का अगर समानता पीएच मान देखें तो इसका 3 से 4 के मध्य होता है, मतलब 3 से 4 के बीच माना जाता है। तो सोडा वाटर का या सोडा वाटर की जगह पे दे कार्बोनेटेड वाटर का पीएच मान बताइए तो 3 से 4 के बीच होगा। स्पार्कलिंग वाटर का बताइए तो 3 से 4 के बीच होगा। फिजी वाटर का बताइए तो 3 से 4 के बाद होगा। ये कोई भी इसमें से सोडा वाटर का नाम दे दे या बबली वाटर दे दे तो 3 से 4 के मध्य होगा इसका पीएच मान, क्योंकि सोडा वाटर का ही नाम है इतने सारे। अब ये हो गए तो इसलिए यह जो है अम्लीय प्राकृति का होता है। अब सही बात है 3 और 4 है और अम्ल का है 7 से कम, तो 7 से कम में अगर देखा जाए तो 3 और 4 क्या है? अम्लीय होगा ना, क्लियर हो गए। तो 0 से 14 तक टोटल हमारा पीएच मान, जिसमें से हमारा 7 से कम अगर है तो अम्लीय है, 7 से अधिक है तो हमारा क्षारीय है और 7 के बराबर है तो उदासीन है, ठीक है, न्यूट्रल है। तो हमारा यहाँ तो 3 से 4 है ना 7 है, मतलब 7 से कम ही है, तो समझिए कि ये अम्लीय प्राकृतिक में। तो सोडा वाटर क्या है? अम्लीय है। 8वां क्वेश्चन क्या बनता है, हम ये सवाल जानेंगे। 8वां प्रश्न क्या है सुनिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक लवण सागरों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा एक लवण सागर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो वो है ऑप्शन नंबर बी, सोडियम क्लोराइड। क्या है? सोडियम क्लोराइड। अब सोडियम क्लोराइड का सूत्र बता सकते हैं, तो हम सोडियम का जानते हैं Na से बोला जाता है और क्लोराइड को Cl से। तो सोडियम क्लोराइड का सूत्र हो गया कि नहीं? तो सोडियम को हम जानते हैं कि हम उसका सिंबल याद रखे हैं Na मतलब सोडियम, और क्लोराइड का हम Cl, तो NaCl जोड़ दीजिए, सोडियम क्लोराइड हो गया। ऐसे आप याद कर सकते हैं। कैसा लगता है आपको जब मुझसे पढ़ते हैं? याद होता है कि नहीं, ये ज़रूर बताइएगा। अब मेरा रिपीट करना हम दिखाना चाहते हैं कि लोगों को ट्रिक से ज़्यादा 4 बार सुनना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। आगे की ओर बढ़ते हैं तो इसका डिटेल हम जानते हैं। तो समुद्री जल की बात हो रही है। समुद्री जल मतलब जल जो है 96.5% है। ये जल जो है कितना है? 96.5% है। लवणों की बात करें, लवण मतलब साल्ट, नमक की बात हो रही है, तो 2.5% है। तथा अन्य अनेक पदार्थों का जटिल मिश्रण होता है। मतलब आप समझ जाइए, समुद्री जल में 96.5% तो हमारा जल है, और लवण कितना है समुद्र में? तो 2.5% है, और अन्य जो अनेक पदार्थ हैं उसका एक मिश्रण होता है, जटिल मिश्रण कहिए, मिलकर ये होता है। अब बात करते हैं कि 1 लीटर समुद्री जल में लगभग 35 ग्राम लवण पाए जाते हैं। लवण मतलब होता है नमक, और नमक पाए जाते हैं, जिससे सर्वाधिक मात्रा में सोडियम क्लोराइड होती है। कितना होता है? सर्वाधिक मात्रा में सोडियम क्लोराइड होता है। सोडियम क्लोराइड का सूत्र भी पढ़े, NaCl। तो आपसे पूछेगा कि अगर मान लीजिए 1 लीटर समुद्री जल आपके पास है तो उसमें 35 ग्राम तो आपका लवण है, मतलब नमक है, और टोटल नमक कितना बताएगा? 2.5। जल कितना बताएगा? 96.5%। तो हमारा जो है सर्वाधिक मात्रा में सोडियम क्लोराइड
होता है, एकदम होता है। सोडियम क्लोराइड का प्रयोग जो है खाने वाले नमक के रूप में किया जाता है, एकदम किया जाता है। NaCl का हम लोग प्रयोग जो करते हैं वो किस लिए करते हैं? खाने वाले नमक में इस्तेमाल करते हैं। तो आपसे हो सकता है सोडियम क्लोराइड की जगह बोल दे कि अच्छा NaCl का बताइए भाई, क्या किस नाम से जानते हैं? NaCl को क्या कहते हैं? तो सोडियम क्लोराइड कहते हैं। सोडियम क्लोराइड क्या है? एक लवण है। लवण है मतलब नमक है, और खाने वाले नमक जो है हमारा सोडियम क्लोराइड का हिस्सा है ना? ऐसे बोल सकते हैं। जिसका बृहद स्तर पर उत्पादन समुद्री जल के वाष्पीकरण के द्वारा किया जाता है। अब वाष्पीकरण करेंगे तभी तो नमक निकलेगा, ऐसे थोड़ी निकलेगा। चलिए, कोई दिक्कत नहीं ना? ठीक है। 9वें प्रश्न को ध्यान से सुनिए। 9वां प्रश्न है कि कौन सा तत्व जो है सभी अम्लों में निश्चित रूप से उपस्थित होता है? तो वो हमारा हाइड्रोजन जो है उपस्थित होता है। उपस्थित होता है, अब बात करते हैं, अम्लों की बात हो रही है, निश्चित रूप से बात हो रही है, तो हम चलिए जानते हैं। तो सभी अम्लों में हाइड्रोजन जो है मतलब H तत्व जो है निश्चित रूप से उपस्थित होता है, प्रेजेंट होता है। इसी कारण धातुओं के साथ अभिक्रिया करने पर लगभग सभी अम्ल जो है हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। तो लगभग जो अम्ल है हमारा, एसिड जो कहिए, वो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करेगा। ठीक है, तो अम्लों के साथ सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन होता है। आप कोई भी देखिए, कोई भी अम्ल का अगर सूत्र है आप देख सकते हैं, हम ऊपर भी पढ़ते आ रहे हैं, है ना? चलिए आगे चलें। 10वां प्रश्न क्या है सुनिए। 10वां प्रश्न है कि रासायनिक उर्वरकों के अत्यधिक प्रयोग से मृदा पर पड़ने वाले प्रभाव और उसके उपचार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सही उत्तर का चयन अगर करना है तो केवल 1 को टिक लगाइएगा। क्यों? क्योंकि इसमें जो केवल 1 है, रासायनिक उर्वरकों का अधिक प्रयोग मृदा को अम्लीय बना देता है। मृदा को क्या करता है? अम्लीय बना देता है। यही सबसे इम्पोर्टेंट है। अब इस पे हम जानकारी लेते हैं। यहाँ पे भी देखिए, हम यहाँ पे भी अलग थोड़ा कर दिए हैं कि आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ जाए। क्या होता था कि PDF आपका धुंधला होने के कारण आप जो है क्वेश्चन को समझ नहीं पाते थे, इसलिए मैंने 2 पार्ट में बनाया है कि आप आराम से स्पष्ट जो दिखे वो देखिएगा। पहला है कि अब इसका डिटेल हम जानते हैं कि रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक प्रयोग मृदा की अम्लीय बना देता है। तो आप एक बात ध्यान रखिएगा कि रासायनिक उर्वरकों का अधिक प्रयोग होता है। रासायनिक उर्वरक का अगर अधिक प्रयोग होगा तो मृदा जो मिट्टी है वो अम्लीय हो जाता है। ये हम अच्छे से जानते हैं, अम्लीय बना देता है। यदि मृदा अत्यधिक अम्लीय हो, मतलब मिट्टी जो है अत्यधिक अम्लीय हो या कहिए क्षारीय हो अथवा क्षारीय हो, तो वह जो है पौधों की वृद्धि के लिए अनुकूलित नहीं होता है। मिट्टी में अगर अम्लीयता हो जाए या क्षारीय हो जाए, अम्लीय मतलब कम हो जाए, 7 से कम हो जाए pH मान, या क्षारीय हो जाए मतलब 7 से अधिक हो जाए मृदा में, मिट्टी में, तो समझिए वो पौधों के लिए हानि है ना? अत्यधिक अम्लीय मृदा के उपचार के लिए बिना बूझा हुआ चूना अथवा बूझा हुआ चूना का प्रयोग किया जाता है। अगर मान लीजिए अत्यधिक अम्लीय बढ़ गया हो, मिट्टी में अम्लीयता बढ़ गया हो, एसिड बढ़ गया हो, तो उसके लिए हम लोग बिना बूझा हुआ चूना और बूझा हुआ चूना का प्रयोग करते हैं। अब बिना बूझा हुआ चूना और बूझा हुआ चूना, ये दोनों को और एक नाम से जानते हैं, तो हो सकता है इस जगह पे बिना बूझा हुआ चूना की जगह पे कुछ और दे दें। तो कैसे सवाल बनते हैं, हम ये बात कर रहे हैं। तो अत्यधिक अम्लीय मृदा के उपचार अगर करना है मिट्टी के लिए, जहाँ पे अम्लीयता ज़्यादा है मिट्टी में, वहाँ उसका हमको इलाज करना है, उसको ठीक करना है, तो हम कैल्शियम ऑक्साइड का प्रयोग करेंगे। मतलब बिना बुझा हुआ चूना का एक और नाम है जिसे हम कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं। तो हम कैल्शियम ऑक्साइड भी ऑप्शन में अगर होगा तो लगा देंगे। और बुझा हुआ चूना का पूछे तो कैल्शियम तो होगा ही, लेकिन हाइड्रा ऑक्साइड का प्रयोग करेंगे। तो कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दोनों का प्रयोग करके हम लोग मृदा में जो अम्लता है ज़्यादा उसे कम करेंगे और हम पौधे में वृद्धि करेंगे, मिट्टी को अच्छा रखेंगे, है ना? तो बिना बुझा हुआ चूना और बुझा हुआ चूना दोनों में ध्यान रखना होगा कि बिना बुझा हुआ मतलब कैल्शियम ऑक्साइड ही सिर्फ होगा, अब बुझा हुआ चूना में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होगा। अब ये दोनों का प्रयोग करके हम अम्लीय जो मृदा है, एसिड
मिट्टी में जो एसिड है उसे हम ठीक कर सकते हैं, ज़्यादा अगर है। इसके विपरीत अगर हम चलें, इसके विपरीत अगर बात करें तो मृदा की क्षारीयता, क्षारीयता जो है, क्षारीयता को कम करने के लिए जैव पदार्थ का उपयोग किया जाता है। अब सोचिए, मृदा, अम्लीय मृदा जो है, हम पढ़े ऊपर तो 7 से कम है, इसीलिए तो हमको इसमें वृद्धि करना होगा। मृदा मतलब मृदा को ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा? अम्लीयता को, हमारी अम्लीयता को 7 के ऊपर थोड़ा-सा लाना होगा या 7 के लमसम लाना होगा, है ना? और यही में क्षारीयता क्या है कि 7 से अधिक है, तो 7 से कम लाना होगा, तो इसमें भी कुछ उपाय करना होगा। तो कैसे करेंगे? तो इसमें हम कम करने के लिए जैव पदार्थों का उपयोग करेंगे, है ना? और जैव पदार्थ जो है मृदा में अम्ल निर्मुक्त करते हैं, है ना? अब इसमें अम्ल को देगा तभी तो होगा, तो दोनों होना आवश्यक है, ठीक है? दोनों होना आवश्यक है, लेकिन दोनों अधिक नहीं होना चाहिए, नहीं तो मिट्टी को हानि पहुँचता है। जो मृदा को या मृदा की क्षारीय प्रकृति को उदासीन कर देता है, तो हमारा 7 के लफ्ज़ 7 के बराबर होना चाहिए, न्यूट्रल होना चाहिए, उदासीन होना चाहिए। तो मृदा को क्षारीय प्रकृति को उदासीन कर देता है। 11वां प्रश्न क्या है सुनिए, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जो है जल की अस्थायी कठोरता का मुख्य कारण है? तो हम बताएंगे कैल्शियम सल्फेट। अब कैल्शियम सल्फेट है तो चलिए हम पढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे तो हम जान गए कि कौन सा ऐसा पदार्थ है, पूछ रहा है आपसे कि जल की अस्थायी कठोरता का मुख्य कारण है, अस्थायी जो कठोरता है उसका मुख्य कारण है, तो आपका कैल्शियम सल्फेट टिक लगाइएगा तो आप सही हो जाएगा। अब कैसे समझाना है मैं बताता हूँ, कैसे सवाल पूछते हैं। तो पूछेगा कि बताइए कि जल की अस्थायी कठोरता अगर है, मान लीजिए जल में क्या है, अस्थायी कठोरता है, एक है जल में अस्थायी कठोरता है कि नहीं? दोनों है। तो जल में अगर पूछ दे कि अस्थायी कठोरता है, तो उसमें बताइए अगर उबालने पर अगर हम बोलें तो समाप्त होगा कि नहीं? अब समाप्त क्या होगा, अब बताइए। तो देखिए जल की अस्थायी कठोरता, इसमें क्या है, कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्या हो गए, क्लोराइड तथा सल्फेट। इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम के क्लोराइड, सल्फेट आयनों के कारण होती है। तो अगर आपसे पूछे स्पष्ट रूप से कि जल की अस्थायी कठोरता कैसे होती है, किस कारण होता है, तो कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड तथा सल्फेट के कारण होता है। इन दोनों के आयनों के कारण होता है, मिलने के कारण होता है, जो कि जल को उबालने पर भी समाप्त नहीं होता है। मतलब जल की अस्थायी कठोरता अगर पूछेगा तो हम क्या बुलाएंगे कि इसमें क्या घुले होंगे, कैल्शियम, मैग्नीशियम के क्लोराइड तथा सल्फेट। और ये इसके कारण ही, मतलब इस आयनों के कारण क्या होता है, जल को उबालने पर भी समाप्त नहीं होगा इसकी कठोरता, क्योंकि अस्थायी रहेगा, क्योंकि कैल्शियम और मैग्नीशियम तो है ही, इसके साथ कैल्शियम क्लोराइड कहिए, कैल्शियम सल्फेट कहिए, या मैग्नीशियम क्लोराइड कहिए, या मैग्नीशियम सल्फेट कहिए, इसके कारण नहीं हो पाएगा, उबालिए तो भी समाप्त नहीं होगा। और यही आप नीचे चलिए तो जल की अस्थायी की बात करेंगे, तो अस्थायी कठोरता में जो है पता है, कैल्शियम तो मैग्नीशियम फिक्स है, लेकिन जैसे ऊपर हम अस्थायी के लिए क्लोराइड और सल्फेट का जो आयन हुआ था, मिलन हुआ था, यहाँ पे हाइड्रोजन कार्बोनेट होगा। तो हाइड्रोजन कार्बोनेट आयनों के कारण होती है, जिससे क्या होगा, जल को उबालने पर समाप्त हो जाएगा। तो जल को जैसे ही उबालिएगा समाप्त हो जाएगा। जल की अस्थायी कठोरता यही होता है, अस्थायी कठोरता है, मतलब इसमें जल में कठोरता नहीं होगी, अस्थायी रूप से रहेगा। क्यों? क्योंकि सिर्फ कैल्शियम और मैग्नीशियम में हाइड्रोजन कार्बोनेट का आयन हो जाता है, इसके कारण उबालिएगा जल का तो समाप्त हो जाएगा। लेकिन ऊपर कैल्शियम मैग्नीशियम तो है, लेकिन क्लोराइड और सल्फेट के कारण क्या हो जाता है कि जल की कठोरता रह जाती है। इसकी बात करेंगे 12वां प्रश्न की। आयोडीकृत, आयोडीन को ही आयोडीकृत लवण में रहता है। तो आयोडीकृत लवण में रहता है, तो क्या रहता है, मतलब आयोडीन लवण में क्या रहता है, तो हम बताएंगे पोटाशियम आयोडाइड रहता है। क्या रहता है, आयोडाइड रहता है। देखिए पोटाशियम आयोडाइड, जिसे Kl से इंडिकेट करेंगे, K से पोटाशियम को इंडिकेट किया जाता है, बस इतना ध्यान रखना है। तो पोटाशियम आयोडाइड, तो Kl संरचना एवं भौतिक गुणों में खाद्य लवण के समान है। तो देखिए पोटाशियम आयोडाइड, जिसे हम Kl बोलते हैं,
इसकी संरचना की बात करें एवं भौतिक गुणों की बात करें तो संरचना हो एवं भौतिक गुण हो में खाद्य लवण के समान होता है। खाद्य के लवण के लिए हम इस्तेमाल करते हैं नमक के रूप में, ये भी ध्यान रखना है। इसका प्रयोग जो है व्यापारिक स्तर पर आयोडीकृत लवण बनाने में किया जाता है। तो व्यापारिक स्तर पर तो करे किया ही जाएगा भाई, समझ गए। किसका? तो केएल का इस्तेमाल किया जाता है, पोटेशियम आयोडाइड। 13वां प्रश्न की बात करते हैं। 13वां प्रश्न है चूने का पानी किसके द्वारा दूधिया हो जाता है? चूने का पानी की अगर बात करें ना हम लोग तो पता है पहले जो है चूना से ही घर में जो है पेंट होता था, है ना? पोतैया कहते थे हम लोग उसे। तो चूना लाया जाता था, उसे नदी या कुछ ड्राम में क्या किया जाता था कि डाला जाता था, उस पे पानी डाला जाता था और जब पानी डालिएगा तो एकदम कुछ समय के बाद इतना गल जाता था कि एकदम दूध जैसा हो जाता था और लगता ही नहीं था कि डेयरी का दूध और इसका दूध एकदम एक जैसा लगेगा, है ना? तो चूने का पानी जो है किसके द्वारा दूधिया हो जाता है? तो CO2 के कारण ही हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण होता है। अब ये बात है तो चलिए हम जानते हैं। तो देखिए चूने का पानी की बात हो रही है। तो चूने का पानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का एक संतृप्त जलीय घोल है। क्या है? संतृप्त जलीय घोल है, संतृप्त है। अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की बात हो रही है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का एक संतृप्त जलीय घोल है। कौन है? चूने का पानी। जब कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी से प्रवाहित किया जाता है तो अविलेय या अघुलनशील कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है, जिसके कारण यह दूधिया दिखाई देता है। आप सोचिए अविलेय होगा था ना, अगर मान लीजिए घुलनशील हो जाएगा तो वो दूधिया दिखेगा नहीं, घुल जाएगा। लेकिन अघुलनशील होता है, घुल नहीं सकता उसमें, विलयन नहीं हो सकता उसमें, है ना? तो क्या होता है? तो यही बात है कि कैल्शियम कार्बोनेट बना देता है। क्या बना देता है? कैल्शियम कार्बोनेट। क्यों बना देता है? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी से प्रवाहित किया जाता है। और क्यों? क्योंकि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का एक संतृप्त जलीय घोल है हमारा चूने का पानी और ये अब घुलनशील है, इसके कारण कैल्शियम कार्बोनेट बना देता है और जिसके कारण क्या होता है? दूधिया दिखाई देता है। बस इतना ही जान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 14 प्रश्न क्या है? 14 प्रश्न है कि ब्लीचिंग पाउडर में कौन सा रासायनिक यौगिक होता है? हम पढ़े थे बेकिंग सोडा, अब यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हो गया, ब्लीचिंग पाउडर का बात हो गया। तो ब्लीचिंग पाउडर में कौन सा रासायनिक यौगिक होता है? तो हम बताएंगे कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है। तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड इसमें होगा, कैल्शियम भी होगा, क्लोराइड भी होगा, Cl भी होगा, ऑक्सी भी होगा, मतलब ऑक्सीजन का जो है वो भी होगा, ये हम जानते हैं। अब बात करते हैं, इसे कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड भी कहते हैं, किसे? ब्लीचिंग पाउडर को। तो आपसे सवाल बनता है कि कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड किसे भी कहते हैं? ऑप्शन में अगर चेंज कर दे तो क्या करिएगा? तो हम बताएंगे ब्लीचिंग पाउडर का है। जैसे बेकिंग सोडा का नाम दूसरा है उसी तरह ब्लीचिंग पाउडर का नाम दूसरा है। अब बताइए, हम जस्ट अभी पढ़ाए बेकिंग सोडा का दूसरा नाम, तो बताइए क्या नाम था? कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं तो करिए, है ना? बताइएगा। तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड जो है ब्लीचिंग पाउडर का नाम है, उसे हम कहते हैं। सामान्य भाषा इसे व्यंजक चूर्ण भी कहते हैं। अब व्यंजक चूर्ण कहते हैं, हम इसमें क्या लगा दिए? व्यंजक चूर्ण भी कहते हैं, तो एकदम कहते हैं, क्योंकि ब्लीचिंग पाउडर का एक और नाम हमको सुनने में मिला भाई, जो है व्यंजक सॉरी हमको ब्लीचिंग पाउडर का एक और नाम सुनने को मिला। क्या नाम सुनने को मिला? व्यंजक चूर्ण। अब व्यंजक चूर्ण मिला तो भी शब्द तो लगाएंगे ना, व्यंजक चूर्ण भी कहते हैं। और एक और नाम जानते हैं, उसे हम कहते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड कहते हैं, जिसे ब्लीचिंग पाउडर के नाम से जानते हैं या व्यंजक चूर्ण के नाम से जानते हैं। दोनों हो गया, हो सकता है ब्लीचिंग पाउडर की जगह पे व्यंजक चूर्ण दे दी। अब ये जो है व्यंजक चूर्ण कहिए, ब्लीचिंग पाउडर कहिए या कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड कहिए, तीनों एक ही का नाम है। तो यह एक क्या है? अकार्बनिक यौगिक है। अकार्बनिक यौगिक कौन है? तो ब्लीचिंग पाउडर है। ब्लीचिंग पाउडर का ही दूसरा नाम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है। इसी को एक और नाम से जानते हैं, व्यंजक चूर्ण के नाम से जानते हैं। अब ये क्या है? अकार्बनिक यौगिक है। यह जो है कैसा होता है? हल्के पीले रंग का चूर्ण होता है। तो व्यंजक चूर्ण का अगर पूछे कैसा रंग का होता है, ब्लीचिंग पाउडर आप देखे हैं तो बताइए किस कलर का होता है? तो पीले रंग का होता है, हल्का पीला होता है, पूरा नहीं। इसे क्लोरीन की तीव्र गंध जो है निकलती है, तो इसमें क्लोरीन का जो है तीव्र गंध आपको मिलेगा। उसमें सुनिएगा तो क्लोरीन का गंध आपको सुनाई देगा। किसमें? ब्लीचिंग पाउडर में, व्यंजक चूर्ण में। अब व्यंजक चूर्ण का ही एक और नाम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड में।
अब क्लोराइड है तो क्लोरीन का त्रिवृत गंध तो आएगा ही ना, ऐसे भी लगा सकते हैं लॉजिक। प्रश्न की अगर बात करें तो नीला थोथा रासायनिक रूप से है, तो नीला थोथा जो है रासायनिक रूप से है तो वो कॉपर सल्फेट है। क्या है? कॉपर सल्फेट है। अब कॉपर सल्फेट है तो सुनिए, नीला थोथा जो है कॉपर एवं सल्फेट का एक क्या है? यौगिक है। तो नीला थोथा का रासायनिक रूप पूछे तो कॉपर सल्फेट बोल दीजिए, मतलब कॉपर और सल्फेट का यौगिक है। जिसका रासायनिक अगर सूत्र पूछे, मतलब नीला थोथा का रासायनिक सूत्र पूछ रहा है, तो नीला थोथा का रासायनिक सूत्र पूछ रहा है, नीला थोथा लग रहा है जैसे कि मारने वाली बात है। नीला थोथा क्या है? नीला थोथा में हम जान गए कॉपर और सल्फेट है, तो सल्फेट का भी सूत्र जान जाइए, कॉपर का भी जानते हैं। तो अब इसको मिलाकर हम बनाएंगे नीला थोथा का सूत्र। तो देखिए CuSO4 एक तरफ कर दीजिए, कॉपर सल्फेट हो गया, CuSO4 कर दीजिए और 5H2O कर दीजिए। तो ये सूत्र याद कीजिए। सुनिए कैसे याद करेंगे, तो हमसे पूछा जा रहा है नीला थोथा का सूत्र, तो नीला थोथा का सूत्र में कॉपर और सल्फेट है, तो इतना तो हम जान गए CuSO4 है। क्या है? CuSO4, इतना जान लीजिए। उसके बाद हम करेंगे कॉमा 5H2O कर देंगे। और H2 किसे बोलते हैं? कमेंट बॉक्स में प्लीज आप कमेंट करिएगा, क्योंकि H2 का आप बहुत अच्छे से जानते होंगे। H माने हाइड्रोजन होता है और O माने ऑक्सीजन होता है, तो हाइड्रोजन ऑक्साइड आप बोल सकते हैं। आप क्या बोलिएगा इसे आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में करिएगा, क्योंकि ऐसे आप अगर थोड़े से कमेंट करते हैं, आप अगर देखते हैं तो आपको याद होने में आसानी होती है, तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करेंगे। तो नीला थोथा का अगर सूत्र पूछे तो CuSO4 5H2O कर देना है। तो नीला थोथा का सूत्र क्या है जी? तो हम बताएंगे CuSO4 5H2O है। नीले थोथे का जो है जलीय विलयन अगर पूछे तो अम्लीय होता है, अम्लीय होगा। तो अगर आपसे पूछे नीला थोथा क्या है, तो एक अम्लीय है ना कि क्षारीय है। ऑप्शन में हो सकता है दे दे कि नीला थोथा क्षारीय है, अम्लीय है कि उदासीन है, तो हम बताएंगे नहीं, ये हमारा अम्लीय है, एसिड रूप है नीला थोथा, है ना। तो हम CuSO4 5H2O कर देंगे। हो सकता है नीला थोथा का मतलब थोथे का कर दे CuSO4 5H2O कर दे और बोल दे कि ये बताइए कि क्या है, अम्लीय है, उदासीन है, क्षारीय है। तो इस सूत्र को अगर जानिएगा तभी तो आप टिक लगाइएगा। तो हम बताएंगे भाई नीला तोता है, अम्लीय है, टिक लगा के चलाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें क्या मिला होता है? कॉपर सल्फेट मिला होता है, मतलब कॉपर और सल्फेट का यौगिक होता है। अब अम्लीय होता है क्योंकि इसका जल जो है अपघटन होता है, इसका जल का अपघटन होता है, ठीक है। इसका उपयोग जो है कपड़ों की रंगाई, छपाई, कीटनाशकों के रूप में तथा विद्युत सेलों में किया जाता है। 16वां प्रश्न क्या है सुनिए, खाने का नमक किससे बनता है? तो खाने का नमक किससे बनता है? तो ऑप्शन नंबर बी मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से बनता है। ठीक है, क्या बनता है? मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से बनता है। अब सुनिए एक बात जान लीजिए, प्रबल अम्ल एवं प्रबल क्षार के मध्य अभिक्रिया से निर्मित लवण मतलब नमक को उदासीन लवण कहते हैं या उदासीन लवण कहा जाता है, जिसे खाने में प्रयोग किया जाता है। तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं अम्ल प्रबल अम्ल हो या प्रबल क्षार हो, इन दोनों के मध्य अगर अपक्रिया हो रहा है, मतलब अम्ल और क्षार के बीच अगर अपक्रिया हो रहा है, अपक्रिया से क्या निर्मित होगा? लवण होगा, नमक होगा। नमक होगा तो नमक को उदासीन लवण कहा जाएगा, क्योंकि भाई नमक जो है हम लोग खाने के रूप में प्रयोग करेंगे, तो न ज़्यादा इसमें अम्ल होता है न इसमें क्षार होता है, ये न्यूट्रल हो जाता है जब अपक्रिया इन दोनों होगा तो मतलब 7 के बराबर हो जाता है। ठीक है, ये इजी था इसलिए हम आगे बढ़ते हैं इसमें। 17वां प्रश्न की बात करें तो निम्नलिखित पदार्थों में से कौन सा फोटोग्राफी में तथा एंटीक्लोरो, ठीक है, एंटीक्लोरो के रूप में प्रयुक्त होता है? तो वो होता है सोडियम थायोसल्फेट के रूप में होता है। सोडियम थायोसल्फेट एक रंगहीन, गंधहीन, अकार्बनिक क्रिस्टलीय तत्व है, मतलब कठोर अवस्था में जो कह सकते हैं क्रिस्टलीय तत्व है। तो रंगहीन है, इसमें ना रंग है ना गंध है, क्योंकि ये अकार्बनिक क्रिस्टलीय है। क्या बताइएगा? तो भाई रासायनिक इसका सूत्र जो है हम बोलेंगे कि सोडियम है तो Na तो है ही भाई, तो Na2 लगा दीजिए। A से सल्फेट है तो H2 लगा दीजिए। और
थायोसल्फेट है तो O3 लगा दीजिए, ऑक्सीजन तो होगा ही। तो Na2H2O3 ये हमारा सोडियम सल्फेट का सूत्र है। ये याद करवाने के लिए मैं बोलता हूँ, इसका मतलब ये मत समझिएगा कि जो मन जो, ये लॉजिक ऐसे ही कि आप सुनिए और याद हो जाए, है ना? जैसे ओ हमको याद है, सबको पता है कि ओ माने ऑक्सीजन होता है, इससे सल्फेट है, सल्फेट याद है हम लोग को, ठीक है? Na मतलब सोडियम होता है, तो यह पता है। तो उसीलिए मैं जोड़ता हूँ कि आपको आसानी से याद हो जाए। तो याद करने के लिए मैं बोलता हूँ। तो याद करने के लिए अगर हमसे सोडियम थायोसल्फेट का पूछे तो Na2H2O3 बता दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यह फोटोग्राफी एवं एंटीक्लोर, ठीक है, एंटीक्लोर के रूप में प्रयुक्त होता है। क्या होता है? एंटीक्लोर के रूप में प्रयुक्त होता है। एंटीक्लोर के रूप में इसका प्रयोग क्लोरीन के अधिक, क्या है? अधिक को निष्प्रभावी करने के लिए किया जाता है। अब सोचिए, इसमें आप एक ही बार में समझ जाइए कि एंटीकोर का हम क्यों प्रयोग करते हैं। तो एंटीकोर के रूप में इसका प्रयोग हम क्लोरीन के जो अधिक मात्रा में होता है उसे निष्प्रभावी करने के लिए किया जाता है, बस, और कुछ जानने की आवश्यकता नहीं। तो 18वां प्रश्न सुनिए। 18वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक शयान है, मतलब विस्कस है, मतलब चिपचिपा है। स्पष्ट रूप से इसको छोड़िए शब्द को, आप चिपचिपा है। तो सबसे अधिक चिपचिपा कौन है? तो शहद से ज्यादा चिपचिपा कोई दिखेगा आपको? नहीं दिखेगा। अब गोंद मत चले, शहद की बात हो रही है। शहद चिपचिपा है, वो खाने योग्य है, चिपचिपा भी है, खाते भी हैं हम लोग, ये बात हो रही है, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे जानते हैं। तो जैसे ही श्यांता की बात होगी, श्यांता की, तो श्यांता मतलब कि चिपचिपा का मतलब बता रहा है। चिपचिपा मतलब गीला टाइप का, ठीक है। तो चिपचिपा ऐसे बोलिएगा। तो शैन्यता किसी तरल का वह गुण है जिसके कारण वह किसी बाहरी प्रतिबल के कारण अपने को विकृत करने का विरोध करता है। दिए गए विकल्प में सर्वाधिक शैन्यता शहद में होता है। सर्वाधिक विकल्प के अनुसार श्यानता जो है शहद में होता है, चिपचिपा जो है शहद में होता है, विस्कस जो है शहद में होता है, बस। 19वां प्रश्न में सुनिए। जब इनो लवण, इनो जो हम लोग खाते हैं उसी की बात हो रही है, इनो लवण को जल में डाला जाता है तो बुलबुले बनाते हैं, जिसका कारण है। क्यों कारण है भाई? इनो हम लोग खाते हैं, इनो हम लोग पीते हैं, तो इनो जो है जल में डालिएगा तो बुलबुला छोड़ता है। अब बुलबुला छोड़ता है क्यों? CO2 गैस के कारण, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। और क्या? CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, ऐसे याद रखिए। CO कार्बन मोनोऑक्साइड, ये दोनों में अंतर रखिएगा, बहुत कंफ्यूज करते हैं लोग। CO कार्बन मोनोऑक्साइड, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, क्लियर कर लीजिए। तो इन इनो का बात करते हैं। तो इनो लवण को जल में डालने पर उत्पन्न होने वाली कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण जो है बुलबुला होता है, CO2 के कारण होता है, बस ये जान गए। अगर 20वां प्रश्न की बात करते हैं, 20वां प्रश्न क्या है कि कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है। तो कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग करेंगे? तो हम करेंगे हाइड्रोजन, क्या करते हैं? फ्लोराइड का प्रयोग करते हैं। किसका? फ्लोराइड का प्रयोग करेंगे, मतलब फ्लोरीन का प्रयोग करेंगे। अब फ्लोरीन की बात हो रही है तो चलिए हम जानते हैं। तो देखिए, हाइड्रोजन फ्लोराइड एक क्या है? रासायनिक यौगिक है। रासायनिक यौगिक है, हम जान गए। तो आपसे पूछेगा हाइड्रोजन फ्लोराइड क्या है? रासायनिक यौगिक है। अब ये जो है कांच पर लिखते जो है हम लोग, वो हमारा क्या है? अम्ल का एक प्रकार है। अम्ल का है मतलब हाइड्रोजन फ्लोराइड है। अब हाइड्रोजन फ्लोराइड अम्ल का प्रयोग किया जाता है, तो अम्ल का ही है हिस्से में आता है हाइड्रोजन फ्लोराइड। अम्ल में सबसे जो है H की मात्रा हमेशा आपको दिखेगी, मतलब हाइड्रोजन होता ही है, तो अम्ल का है, ये आप समझ गए। दूसरा सवाल है कि ये तो रासायनिक यौगिक है हाइड्रोजन फ्लोराइड, जो कि हाइड्रोजन और फ्लोरीन से मिलकर बना है। तो हाइड्रोजन फ्लोरीन तो ऐसे भी स्पष्ट में समझ में आता है, फ्लोराइड मतलब फ्लोरीन और हाइड्रोजन मतलब हाइड्रोजन से मिलकर बना है। यह अत्यंत जो है संक्षारक, क्या है? संक्षारक गैस है, जो जल में अत्यधिक घुलनशील होता है। और जल में अत्यधिक घुलनशील हो जाता है, और अत्यधिक घुलनशील हो जाता है, और इसके जलीय घोल को हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल कहते हैं। तो इसीलिए कांच पर लिखने में जो है हम लोग कौन सा अम्ल का प्रयोग करते हैं? तो हाइड्रोजन फ्लोराइड का प्रयोग करते हैं, मतलब हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। यह भी हो सकता है हाइड्रोजन जो फ्लोराइड सुन रहे हैं वो हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल हो जाए, ये जरूर ध्यान। अब 21वां
21वां प्रश्न है और इस अम्ल और क्षार का उदासीन का अंतिम प्रश्न है। मानव अमाशय में पाया जाने वाला अम्ल कौन सा है? मानव अमाशय मेरा अमाशय में क्या पाया जाता है बता सकते हैं? तो हम जानते हैं HCl पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की बात हो रही है तो जरूर जानते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को ही HCl बोलते हैं। पाचन क्रिया के दौरान अमाशय द्वारा उत्पादित एक पाचक तरल द्रव है। ये कि यहाँ पे चाहता था हाइड्रोक्लोरिक अम्ल देता लेकिन नहीं दिया, डायरेक्ट सूत्र दे दिया। तो सोचिए रिक्स है कि नहीं? तो दोनों याद करना है। तो HCl, तो HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, H माने हाइड्रोजन और Cl माने क्लोरीन। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl पाचन क्रिया के दौरान अमाशय द्वारा उत्पादित एक पाचक तरल द्रव है। और जो है क्या है? अम्ल है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है और इसमें हाइड्रोजन जरूर होगा। अम्ल में हाइड्रोजन की मात्रा आपको हमेशा दिखेगा। ठीक है, यह भोजन के कणों में मौजूद हानिकारक सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने का काम करता है। कौन? HCl। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक अकार्बनिक यौगिक है। क्या है? अकार्बनिक यौगिक है। हमेशा याद रखना हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अकार्बनिक यौगिक है। आप हो गए क्लियर। अब क्वेश्चन ये समाप्त। नेक्स्ट हमारा छठा अध्याय आएगा और जल्द ही खत्म होने वाला है क्योंकि 8 ही अध्याय है तो 3 ही अध्याय हुए, तो तैयार रहिएगा। चलिए मिलते हैं फिर। जय हिंद, जय भारत।